नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के भू-आकृतिक प्रदेश या भारत के भौतिक विभाग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है, ये केवल कक्षा 9th के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए अगर आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करते हैं कि भारत जो है, वो प्राचीन काल से समृद्धशाली देश रहा है और हमारा जो भारत है उसमें विभिन्न प्रकार के भू-आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। जिस प्रकार से आप चाहे अगर आप राजस्थान में रहते हैं, तो आपने रेगिस्तान के एरिया का अनुभव किया होगा। वहीं अगर आप पहाड़ी प्रदेश में रहते हैं, तो आपको बारे में पहाड़ियों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होगी। तो हमारे देश का नाम भारत प्राचीन काल से अब तक अनेक नामों से इसे जाना जाता है। प्राचीन काल में भारत को विशाल महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था और संभवतः इसका नामकरण ऋग्वैदिक काल के भरत जनपद के नाम से हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि वायु पुराण के अनुसार भारत के संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र भरत था, उस भरत के नाम पर इस भारत का नाम पड़ा है। वहीं इसे दक्षिण जम्बूद्वीप का दक्षिण भाग कहलाता था। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भारत को आर्यावर्त के रूप में भी कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास लेखक इसे देश को हिंदुस्तान अथवा हिंद कहते हैं। वहीं सिंधु नदी के कारण इसे इंडस अथवा इंडिया कहा जाता है। भारत प्राचीनतम जो देश है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। भारत ने विभिन्न जो समय-समय पर अपनी राजनीतिक छाप, सामाजिक छाप और आर्थिक छाप छोड़ी है। भारतीय उपमहाद्वीप ऊंचा-ऊंच की दृष्टि से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा मिश्रण है और ये सभी ऊंचा-ऊंच की जो स्थलाकृतियां हैं, समय अंतरालों में जो भूगर्भीय हलचलें होती है, उनका एक सम्मिलित परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप की भूवैज्ञानिक सम्मिलित मिश्रण है। भारत को विभिन्न प्रकार के जो भूखंड है, भौतिक प्रदेश है, इनमें हम इसे बांट सकते हैं। भारत मुख्य रूप से क्या है, ये 6 भागों में बांटा जाता है। भारत को हम मुख्य रूप से इसके 6 भागों में बांट सकते हैं। इसके पूर्व में हिमालय प्रमुख जो जो प्रदेश है, हिमालय पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस प्रकार हम भारत को मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। साथियों, आपने कभी ये विचार किया है कि भारत में जो हिमालय पर्वतमाला है, उसका निर्माण कैसे हुआ था? इसके बारे में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो प्राचीन काल में एक हेरियस नाम के विद्वान थे और उन्होंने प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दिया था और उस प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के आधार पर हम इस को समझ सकते हैं कि इंडियन प्लेस अंगारा सबसे प्राचीन काल में पेंथालासा महासागर और पेंजिया महाद्वीप पूरी दुनिया में 2 ही चीज़, एक स्थल भूखंड था और एक जल वाला भूभाग था। तो जब आंतरिक शक्तियों के कारण, ताप एवं दाब के कारण, भूकंप के कारण इन प्लेटों में टुकड़ा हुआ था और वो जो बहुत बड़ा पेंजिया महाद्वीप था, वो पेंजिया महाद्वीप 2 भागों में बढ़ गया। जिसे अपन एक को अंगारा लैंड कहते हैं, जो उत्तर की तरफ गया और दूसरे को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, वो दक्षिण की तरफ खिसक गया था। और यही जो चीज़ें हैं, समय के साथ धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिर वो 5 प्लेटें अलग-अलग टुकड़ों में हो गई। अफ्रीकन प्लेट जो अंगारा लैंड से निकली, गोंडवाना लैंड से निकली थी, वह गोंडवाना लैंड यूरेशियन प्लेट जो उत्तरी पर्वत थी प्लेट थी उससे टकराई थी और इसके टकराहट से ही हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं कि 2 प्लेट विवर्तनियों के उसमें टकराने के कारण इस भूसन्नति का निर्माण हुआ था और ये भूसन्नति थी टेथिस महासागर यहाँ विद्यमान था पहले, फिर धीरे-धीरे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वतमाला बनने के बाद में वो 33 जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ थी, उन नदियों ने क्या हिमालय पर्वतमाला को जो ये 33 महासागर था, उसको बिल्कुल ही ज़मीन से काट दिया। तो अब हम बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बाँटते हैं।
एक जो मैप है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। हम इसे 3 भागों में बाँटते हैं, हिमाद्री, उप हिमालय या इसे अपन निम्न हिमालय भी कहते हैं। इसे अपन निम्न हिमालय भी कह सकते हैं, निम्न हिमालय भी कह सकते हैं इसको। और इसके साथ शिवालिक, यानी आप अगर दिल्ली से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहली जो पहाड़ियां आएगी वो शिवालिक की पहाड़ियां होती है। और ये शिवालिक पहाड़ियां सबसे नवीनतम पहाड़ियां हैं और इसका निर्माण हिमालय, हिमाद्री अथवा हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी या उनके तलछट से अवशेष से ही हुआ है। इन्होंने क्या है कि काट काट करके इसको हिमालय को छोटा कर दिया है और यहाँ समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं हिमालय के। हिमालय पर्वतमाला उत्तरी भारत का विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप है। युवा बनावट के दृष्टिकोण से एक वलित पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वतमाला है, धरती में वलन पड़ने से इसका निर्माण हुआ था। ये पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है और ऐसा माना जाता है कि ये सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। हिमालय पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है, देखो अलग-अलग सोर्स में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, उसमें हिमालय की जो लंबाई है, वो 2400 किलोमीटर दे रखी है। यानी हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसका जो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर है तथा असम में, अरुणाचल प्रदेश में इनकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर चौड़ाई रह जाती है। हिमालय पर्वतमाला 2400 किलोमीटर लंबा, उन 400 से 150 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये तलवार की भांति है इसकी आकृति और ये मुख्य रूप से 3 बड़ी श्रृंखलाएं विद्यमान है यहाँ। हिमालय पर्वतमाला में 3 बड़ी श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अपन हिमाद्री, उप हिमालय या निम्न हिमालय और फिर शिवालिक की पहाड़ियां कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो ट्रांस हिमालय से पहले ही बन चुका था। तो हिमाद्री, अब हम बात करेंगे सबसे पहले हिमाद्री पर्वतमाला। हिमाद्री ये 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और यह लगभग जितने भी सबसे बड़ी चोटियां, ऊंची चोटियां, अधिकांश चोटियां हैं वो यहीं पाई जाती है। महान हिमालय, इसका जो निर्माण हुआ वो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ भूस्खलन की और लैंडस्लाइडिंग की समस्या कम पाई जाती है। हिमाद्री पर्वतमाला पर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे बर्फ का घर भी कहते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर नदियां हैं, जैसे सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। यहाँ इन सिंधु इन नदियों का यहाँ पर उद्गम स्थल है और इसके अलावा बहुत सारे जो ग्लेशियर है, सबसे ज्यादा ग्लेशियर महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही क्या महान हिमालय जो है, मध्य हिमालय जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, सदा बर्फ से ढके रहने के कारण क्या है कि इसे हिमाद्री अथवा बर्फीली हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार सिंधु से लेकर के नमचा बारवा पर्वत तक है और ये समांतर वलय की श्रेणी में उसका विकास हुआ है और जो हिमालय के प्राचीनतम स्रोतों में से एक है। वृद्ध हिमालय को एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग किया जाता है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। अलग अलग गाइड्स में अलग अलग हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर दे रखी है। तो ऑथेंटिक वही 6000 मीटर एनसीईआरटी मानता है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी, सागरमाथा, कंचनजंगा, ये सारी की सारी चोटियां महान हिमालय में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, जिसे सागरमाथा भी कहते हैं और यह 8848 मीटर ऊंची है। ये महान हिमालय का ही अंश है। और हम बात करते हैं कि वृद्ध हिमालय में कौन कौन सी चोटियां मुख्य रूप से पाई जाती है, तो माउंट एवरेस्ट है, इसकी औसत ऊंचाई मतलब 8848 मीटर है, जो सबसे ऊंची है।
पूरे भारत की नहीं, नेपाल की नहीं, पूरे हिमालय की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है। या माउंट एवरेस्ट यानी सबसे ऊँची, विश्व की सबसे ऊँची चोटी का है ये, 8,848 मीटर ऊँची है। दूसरी कंचनजंगा है जो 8,598 मीटर है। वहीं मकालो 8,481 मीटर ऊँची है। धौलागिरी 8,172 मीटर ऊँची है। नंगा पर्वत जो है वो 8,126 मीटर ऊँचा और अन्नपूर्णा 8,078 मीटर ऊँचा माना जाता है। वहीं नंदा देवी पर्वत जो है 7,817 मीटर ऊँचा है। नमचा बारवा 7,756 मीटर ऊँचा है। वृद्ध हिमालय में पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा ऊंचाई अधिक होने के कारण ज्यादा बर्फ पाई जाती है। वृद्ध हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है और इस कारण इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल है। ठीक है। वृद्ध हिमालय से ही में गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा आदि नदियों का उद्गम स्थल है, जो एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो सबसे पहली बात जो ग्रेट हिमालय है उसको एक अपन इस मैप के आधार पे समझ लेते हैं कि ये जो मैप बता रहा हूं मैं, इस मैप पे ये जो लाइन है, ये महान हिमालय है जिसे पर ग्रेटर हिमालय कहते हैं। इसमें इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है और यह भाग तीव्र ढाल वाला हिमालय है। ठीक है। दूसरा अब हम बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटियां, सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है वो माउंट एवरेस्ट जिसे अपन कहते हैं, वो माउंट एवरेस्ट भी वृद्ध हिमालय में ही पाई जाती है। अब बात करेंगे अपन दूसरा उप हिमालय की। ये उप हिमालय जो है वो मुख्य रूप से क्या है कि 3700 मीटर से लेकर 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में ऊंचा है। और इस पर्वतमाला पर क्या है, इसका विस्तार जो है वृत्त हिमालय के दक्षिण में है। ये पर्वतमाला लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी है और 3700 से 4500 मीटर के बीच में औसतन ऊंची है और इसे एमबीएफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट की जो संरचना है वो पाई जाती है। यह एमसीटी और एमबीएफ के बीच में स्थित है। एमसीबी और एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट के बीच में ये पर्वतीय संरचना पाई जाती है। ये जो वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, ये है एमसीटी। ये वाला जो भाग है ये है एमसीटी और ये वाला जो भाग है ये एमसीटी है। इनके बीच में ये इस हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर की घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी स्थित है और कश्मीर घाटी में हिमोर्दक्षेप द्वारा संरचना को करेवा कहते हैं और ये केसर की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि करेवा क्या है, तो करेवा कश्मीर की घाटी में जब हिमोड निक्षेप होता है हिमालय के द्वारा, हिमालय पर जो बर्फ की परतें बिछ जाती है और उसके बाद में उसमें कुछ निक्षेप जमा होता है, मिट्टी वगैरह जमा होती है, तो वहां पर क्या है कि जमीन उपजाऊ हो जाती है और उस जमीन उपजाऊ होने के कारण क्या है कि उस केसर की, उस घाट कश्मीर घाटी में केसर के लिए बहुत ज्यादा अधिक उपजाऊ होती है और वो जो जमीन होती है उसे करेवा कहते हैं। ठीक है। लघु हिमालय श्रेणी के को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल श्रेणी, ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। और धौलाधार पर्वतमाला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। और मसूरी श्रेणी और महाभारत श्रेणी, ये प्रकार की जो 4 प्रकार की जो चोटियां हैं, यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। नैनीताल मसूरी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, ये जो श्रेणियां हैं, ये मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं, जिसे अपन लघु या उप हिमालय भी कहते हैं। पीर पंजाल धौलाधर के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। लघु हिमालय के जो ढाल है, उस पर छोटे-छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनमें जिन उन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं। वहीं जैसे कि सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, और वहीं उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल और प्यार कहते हैं। यानी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है बुग्याल और प्यार क्या है, तो बुग्याल और प्यार मध्य हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये भी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। लघु हिमालय में और क्या है कि लघु हिमालय में शिवालिक जो लघु हिमालय था, शिवालिक श्रेणी के मध्य प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है, जिसे अपन कहते हैं कि शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, चकराता है, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये आदि जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनके मध्य ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, और ये लघु हिमालय का ही भाग है। तो लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां जैसे धौलाधार पर्वतमाला है, पीर पंजाल पर्वतमाला है। और अब बात करते हैं अपन, तीसरा है, ये मैं आपको मैप पे बता देता हूँ। रो चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा इसका। ये वाला जो भाग है, ये वाली जो रेड रेड लाइट दिखाई दे रही है आपको, ये है लघु हिमालय। ठीक है। और ये बाह्य भाग जो है, वो आएगा अब शिवालिक। अपन बात कर रहे हैं अब धीरे धीरे शिवालिक की तरफ बढ़ते हैं, बाह्य हिमालय की तरफ बढ़ेंगे अपन। ये शिवालिक पर्वतमाला है। यानी आपको अगर दिल्ली से जाना हो जम्मू कश्मीर, या आपको उत्तराखंड, नैनीताल, मसूरी, तो सबसे पहले जो पहाड़ियां आएगी, उन पहाड़ियों को हम कहेंगे शिवालिक की पहाड़ियां। उसके बाद आएगा आपका मध्य हिमालय, और उसके बाद आएगा ग्रेट हिमालय, और जम्मू कश्मीर में उसके बाद आएगा ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार से इसका वर्णन हमने देखा है। शिवालिक जो पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के आसपास है। और ये 900 से 1100 मीटर तक ऊंची है। ये 900 से 1100 मीटर ऊंची है। और इस पर्वतमाला में 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक ये लंबी फैली हुई है। यहाँ पर हिमालय से जो नदियां निकलती है, उन नदियों के द्वारा इस पर यहाँ पर लाई गई जो तलछट है, संपीड़ित अवसादों के द्वारा बनी हुई ये पर्वतमालाएं। बजरी, घाटी, जलोढ़ और मोटी परतें यहाँ पर ढकी रहती है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में लंबवत जो घाटियां पाई जाती है, जैसे हमने बात करी भी, ये वाला जो भाग है, ये मध्य हिमालय, और इन दोनों के बीच वाला जो भाग है, मध्य हिमालय से ये वाला जो भाग है, इस भाग को अपन घाटियां कहते हैं। और ये वाली जो घाटियां हैं, ये वाली जो घाटियां हैं, ये ये घाटी है, ये घाटी दून कहलाती है। क्या कहलाती है ये घाटी? दून कहलाती है। हिमालय की सबसे दक्षिण में जो श्रेणी स्थित है, उसे अपन शिवालिक के नाम से विख्यात है। और इन हिमालय के अन्य श्रेणी की तुलना में शिवालिक की श्रेणी कम ऊंची है, और इनकी जो ऊंचाई है, वो 900 से 1100 मीटर तक की है। हिमालय पर्वत से निकलने वाले नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण और वलल पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। यानी हिमालय की जो नदियां अवसाद लेकर आती थी, और उसके बाद में धरती से क्या आंतरिक बल लगे, आंतरिक शक्ति के द्वारा जो काम हुआ था, उन काम के कारण क्या है कि इसकी उत्पत्ति
हुई थी। ठीक है। और ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है। इसका विस्तार असम से लेकर के पाकिस्तान के पोटवार बेसिन तक है। और हिमालय शिवालिक और जो मैंने बताया ना आपको, शिवालिक और हिमालय मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती है, जिन्हें अपन दून दून भी कहते हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। शिवालिक के जो निचले भाग में बड़े जो तराई है प्रदेश पाए जाते हैं, क्योंकि जब नदी पहाड़ से उतरती है और बहुत सारी बार क्या होता है कि वो नदी 8-10 ऊपर फीट मीटर ऊपर या 50-10-20 मीटर ऊंचा, तो वो नदी को या तो उसको नीचे भूमिगत हो जाती है। तो ऊपर वाला जो भाग, नदी के ऊपर वाला जो भाग होता है, उस भाग को अपन तराई कहते हैं, जिसे दलदल भी कहते हैं। HTF यानी हिमालयन फ्रंटल फोल्ट को द्वारा इसे अलग करते हैं। MBF और लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। अब हम बात करते हैं कि भाई उत्तरी पूर्वी हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग गार्ज के बाद में हिमालय का एक तीखा अथवा यूं कह सकते हैं अपन एक्स मोड़ बनाते हुए उत्तर भारत के राज्यों में फैल जाता है, जिससे उत्तरी पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा था ना, असम हिमालय। अब अपन हिमालय का जो प्रादेशिक यूनिट पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत हम इन चीजों का थोड़ा सा वर्णन भी समझेंगे। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण जो है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, इस प्रादेशिक वर्गीकरण में अपन बात करेंगे। हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। और इन 4 भागों में जो सबसे पहले एक भाग पाया जाता है, उस भाग को अपन कहेंगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। के द्वारा हम इस हिमालय पर्वतमाला की जो संरचना है उसको समझ लेते हैं थोड़ी सी। ये स्लाइड है, स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय को अपन पंजाब हिमालय भी कहते हैं। और ये कश्मीर हिमालय जो है, वह कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच वाला जो भाग है, उसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। और ये कश्मीर हिमालय जो है, वो मुख्य रूप से 560 किलोमीटर लंबा है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय पर्वतमाला को हम पहले तो उनके विस्तार के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में 3 भागों में बांटा जाता है। फ्रांस हिमालय हिमालय से पहले ही बन चुका था, तो ये इसका अलग पार्ट है, लेकिन है हिमालय में ही है। प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर हम नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले बात करें हम पंजाब हिमालय की। और ये जो पंजाब हिमालय है, ये पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच लगभग 560 किलोमीटर लंबा है। और जिसे अपन कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ये काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर धौलाधर पर्वत की जो श्रेणियां हैं, उसके मध्य ये कश्मीर हिमालय स्थित है। ठीक है। दूसरा आता है ये पंजाब हिमालय। इस पंजाब हिमालय में दूसरा आता है कुमायूं हिमालय, जो सतलज से लेकर के काली नदी के मध्य स्थित है। सतलज से काली नदी के मध्य स्थित है। और यहाँ पर जो प्रमुख श्रेणी है, वह
नंदा देवी चोटी इस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है और भगीरथी और यमुना नदी का जो उद्गम स्रोत है वो यहाँ हुमायूं हिमालय से निकलती है। इसके अलावा जो सतलज और क्या नाम सतलज और जो काली नदी है इसके बीच की कुल लंबाई 320 किलोमीटर के मध्य का जो भाग है उसे अपन हुमायूं हिमालय कहते हैं। अब आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय क्या है कि काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर जो लंबा एरिया है उससे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां आदि ये बड़ी-बड़ी जो सबसे ऊंची पर्वतमालाएं हैं वह नेपाल हिमालय में स्थित है। और इसके अलावा असम हिमालय क्या है 1650 किलोमीटर लंबा है जो काली नदी से लेकर के जो सॉरी तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो भाग है इसे 750 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर कुल्ला कांगड़ी नमचा बाड़वा और नाग पहाड़ियां स्थित है। ट्रांस हिमालय के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। ट्रांस हिमालय ये महा हिमालय या वृद्ध हिमालय के उत्तर में स्थित है और ये श्रेणी अधिकांश तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। और इसके अंदर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत आदि आते हैं और ये इस पर्वतमाला पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था और इसकी जो ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी जिसे केटू या गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है जो 8,611 मीटर ऊंची है। भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है लेकिन हिमालय की चोटी नहीं है। ट्रांस हिमालय की चोटी है, महान हिमालय की चोटी ये नहीं है। और विश्व की सबसे अधिक जो तीव्र ढाल वाली चोटी है उसे अपन राकापोशी वो भी ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी के पश्चिम की ओर पामीर की घाट तथा पूर्व की ओर कैलाश पर्वत श्रेणी तक फैली हुई है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो ग्लेशियर है उन ग्लेशियरों में जैसे विश्व प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर, बल्टेरो, बीहा, भीस्पर ग्लेशियर आदि यहाँ ट्रांस हिमालय में स्थित है। और देखिए ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम पर्वतमाला है उस पर्वतमाला को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और जो ट्रांस हिमालय है वो सिंधु सांगपो स्ट्रक्चर जोन द्वारा अलग होता है और सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है और लद्दाख श्रेणी की बूंजी नामक स्थान को काट कर ये भारत की सबसे गहरी खार्ज बनाती है जो 5200 मीटर गहरी है। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको आई थिंक समझ में आया होगा। हाँ, एक और शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है तो शीत मरुस्थल कश्मीर हिमालय में स्थित है जो एक लद्दाख में स्थित है और ये एक काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है जिसे अपन शीत मरुस्थल भी कहते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम का जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय तथा पूर्व भूटान के बीच में मध्य स्थित है। ये क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों और की गहरी घाटियों तथा तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है और इस पर्वतीय क्षेत्र में कुछ भाग में लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है जबकि जो निम्न भाग है उसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजाति का मिश्रण पाया जाता है। यहाँ शिवालिक की पहाड़ियां नहीं है परंतु उसके द्वारा स्थलाकृतियां पाई जाती है जिसका प्रयोग चाय की बागानों के लिए होता है। थोड़ी बात कर लेते हैं अपनी पूर्वी पहाड़ियां।